सो आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो जो लाइफ में हमें ज़रूरी हैं, जो अपने हमारी बॉडी में होती हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसको भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। इसमें क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस कि लेवल्स क्या है कि किस किस लेवल पे क्या कुछ हो रहा है और कैसे जो हमारी बॉडी है वो बन रही है, ठीक है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल यानी कि सिर्फ हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे वो बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट हमने क्या पढ़ी आज तक, एटम्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह ये सब पढ़े हमने। तो ये सब हो गए हमारे एटम्स। देन आफ्टर जब ये सब मिलते हैं, ठीक है, तो बनता है एक मॉलिक्यूल, यानी कि दो एटम मिले, उन्होंने बनाया मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि हमारे वाटर, ठीक है। वाटर सबने सुना है कि हमारी जो बॉडी है वो 70 या फिर 72%, आई मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इतना परसेंट हमारी बॉडी में पानी होता है, ठीक है। तो वाटर इज वेरी मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी। इट प्रेजेंट इन एवरी लाइक हर एक जगह पे जो वाटर है वो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में पानी हो गया। देन आफ्टर हमारे बनता है सेल, ठीक है। सेवरल प्रोसेसेस के थ्रू मतलब इन नेचर जो है वो सेल बन चुका है, ठीक है। अब सेल बन गया। सेल अब बॉडी में अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम पता करते हैं कि कौन सी है तो वो है सेल की, ठीक है। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल यानी कि अब एक या एक से दो सेल, नहीं सॉरी, दो या दो से ज़्यादा सेल जो मिलके बनाते हैं एक टिश्यू। सो टिश्यू इज अ बंडल ऑफ सेल्स, अ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, काफ़ी टाइप के सेल्स होते हैं, तो उसमें से जो सिमिलर टाइप के जो मतलब जैसे कि एक तो मेरे पास ये ब्लू सेल्स हैं और एक मेरे पास रेड सेल्स हैं, ठीक है। तो रेड का एक टिश्यू बनेगा यानी कि इनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। और ब्लू का जो एक टिश्यू बनेगा, इनके अंदर अलग तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, फंक्शंस होंगे इनके अलग अलग, ठीक है। तो ये टिश्यू जो है सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का एक बंडल होगा। अब टिश्यू से जैसे अभी सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यू 4-5 जैसे बंडल मिले, ठीक है, उन्होंने बना दिया ऑर्गन। फॉर एग्जांपल हमारा जो किडनी है, ठीक है, किडनी कैसा होता है, ऐसा, अब बीन टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर जो सेल होता है वो होता है, उसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल है उसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। हर एक सेल बॉडी के अंदर सेम नहीं होता, ये आप जान लो। आपने देखे भी होंगे जैसे मसल सेल्स होते हैं वो कुछ ऐसे ऐसे से होते हैं, ठीक है। या फिर हमारे जो न्यूरोनल सेल्स हैं वो ऐसे होके ऐसे, और यहाँ से ऐसे टेंडेंट्स वगैरह निकलते हैं यहाँ से। तो ये हमारा मसल सेल है, ये हमारा न्यूरोनल सेल है। तो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। ऐसे किडनी का भी एक सेल होता है, वो कुछ ऐसा ऐसा होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा ही ये जो है हमारा किडनी का सेल होता है, इसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। तो अभी सेल हुआ, एक सेल आया, दो सेल आए, तीन सेल आए, टिश्यू बना, ऐसे 4-5 ऐसे टिश्यू बन गए। तो उन्होंने टिश्यू ने कलेक्ट होके
इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बनाती है विच इज आर किडनी, ठीक है। किडनी ऑल्सो नोन एज रीनल्स, या ठीक बाद में पढ़ेंगे जब किडनी सिस्टम पढ़ेंगे ना, रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किडनी है, अभी सिंपल समझो किडनी, ठीक है। किडनी से ये हमारा जो है किडनी बन गया, हमारा ऑर्गन है, ठीक है। देन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम, अब किडनी अकेला तो होता नहीं है यूरिनरी सिस्टम में, किडनी के साथ यूरेटर भी होते हैं, ब्लेडर भी होता है, ठीक है। अपना और भी से अभी मेनली ये होते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। हाँ ये चार होते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। कि यहाँ से एक और किडनी आई, ये मेरी फेड ड्राइंग खराब होगी, ठीक है, इसको देख लेना। ये थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, चलो जैसा भी है। ये हमारी थोड़ी वीक किडनी है, कोई बात नहीं, इसको चेंज करा देंगे। एंड ये हमारा हो गया ब्लैडर, ये हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरिन यहाँ पे बना, यहाँ से ब्लैडर में इकट्ठा हुआ, यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो गया। ये हमारा ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ इसका, ये रहा यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में ये पूरा आएगा, इसके ये ऑर्गन्स हैं, किडनी एक ऑर्गन है, ब्लेडर एक ऑर्गन है, यूरेथ्रा एक ऑर्गन है, और ये जो यूरेटर्स है ये भी एक ऑर्गन है, इसी के पार्ट्स हैं मतलब, ठीक है। और जब इस तरह के चार मतलब ऐसे टोटल हमारे पास 11 सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पे नाम लिखे हैं, जैसे कि हम सबसे पहले होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम विच इज बेसिकली आर स्किन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम हमारा बोन्स जो है, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन विच इज हमारा जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड आपने सुना होगा, तो एंडोक्राइन्स में वो आते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक एक टाइप का वेस्कुलर सिस्टम होता है, वो हम जब इसके बारे में स्टडी करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंड इन लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे टोटल 11 टाइप के जो सिस्टम्स हैं, ये जब इकट्ठे होंगे तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, ठीक है। तो ये सब प्रोसेसेस के थ्रू गुजर के वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा वैसे हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बेसिक जान लेते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, स्किन सिस्टम में हमारा जो हमारी स्किन है उसको हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली क्या करती है, एक तो हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो विजुअल टिश्यूज़ हैं, विजुअल जो ऑर्गन्स हैं हमारे, जो अंदर के डीपर टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देता है एक तो, ठीक है। उसके अलावा सनलाइट से विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, वो भी हमारा स्किन में ही होता है। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो बोन, ये हम हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है, फ्रेम प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर देता है बॉडी को, ठीक है। और स्ट्रेंथ करता है ताकि वो इजीली मूवमेंट को कर पाए, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम जो है, जो हमारी मसल्स होगी, मसल्स काफ़ी टाइप की होती हैं, जैसे कि हमारी कार्डियक मसल्स हैं वो अलग होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं थोड़ी, जो मतलब उनका अलग ही सिस्टम है थोड़ा, वो हम जब कार्डियक सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में। अच्छा, जो हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मतलब मस्कुलोस्केलेटल मसल्स हैं जो हमारी बोन्स के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमारी बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये मसल्स का काम हो गया। एंड देन आफ्टर नर्वस सिस्टम क्या आपकी मतलब आप सब जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। छोटे छोटे न्यूरॉन्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, वो हमें सेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी से। अगर मैं इस बोर्ड को टच कर पा रहा हूँ तो मुझे इस टच को फील करने के लिए न्यूरॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। देन आफ्टर एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है हमारा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि एक तरह का हार्मोनल सिस्टम है, ठीक है। इस एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड सिस्टम हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि एक जगह से निकलेंगे और किसी और जगह पे जाके वो अपना एक्शन शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अब एंडोक्राइन सिस्टम में हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि हाइपोथैलेमस तो कंट्रोल सेंटर इसका, चलो इसके एग्जाम्पल बाद में देखेंगे हम। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा जो हार्ट हो गया, हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये हो गया।
ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या करता है वैसे, ये हार्ट जो है पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो ब्लड जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अभी जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ब्लड के साथ क्या सर्कुलेट हो रहा है, जो हमने खाना खाया उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिला, वो न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में इसी ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है, ठीक है। अच्छा, जो इसमें मतलब कार्डियोवास्कुलर में क्या था कि जैसे ब्लड हमारा सर्कुलेट हो रहा है तो सर्कुल तो वो थोड़ा सा लाइट की वजह से दिक्कत आ गई, मतलब नहीं सॉरी, बैटरी खत्म हो गई फ़ोन की, ठीक है। तो ब्लड के साथ क्या सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड के साथ हमारा एक तो ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। सबको पता है कि जो हमारा जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारे ऑक्सीजन को सर्कुलेट करवाते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज, टू डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, ठीक है। देन आफ्टर न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन जो है जाके ब्लड के थ्रू ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। देन आफ्टर हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, ठीक है। जो ब्लड जैसे कई बार क्या होता है कि ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है, एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड्स में चला जाता है, तो वहाँ से उसको कलेक्ट करके वापस जो हमारे वेसल्स के अंदर भेजने का जो काम है वो कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। सो इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम टू द ब्लड वेसल्स वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो अच्छा, और क्या करता है ये, बस मेनली इसका यही काम है वैसे, ठीक है। और कुछ और भी काम है थोड़े बहुत, बट वो हम जब इसको डीप में पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, तब जानेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स, जो हमारा रेस्पिरेशन है उसको कंडक्ट करवाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप सबको पता है कि खाने वगैरह डाइजेस्ट करवाता है, जो हमारा जिसमें स्टमक्स आते हैं, इंटेस्टाइन आता है, इसोफेगस, माउथ, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम में हमने अभी पढ़ा था किडनी जो हमारे यूरिन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि जो बेबीज़ वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो मदर के अंदर बेबी प्रोड्यूस होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद ये तो हमारा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो आ गए इसके अंदर। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारी नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या आएगा, पहले तो आएगा मेंटेनिंग बाउंड्रीज, ठीक है। मेंटेनिंग बाउंड्रीज का क्या मतलब है कि हम बाउंड्रीज अपने चारों तरफ एक मेंटेन करनी है कि या ना तो कुछ मतलब जैसे कि बाहर कुछ और है, बाहर कुछ और सराउंडिंग्स में जो चल रहा है वो ठीक है, बट अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड है, वो सब सिक्योर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हम उन बाउंड्रीज को मेंटेन कर पा रहे हैं। अच्छा, बॉडी के अंदर कौन सी बाउंड्रीज होगी वैसे, जैसे कि हमारे जो सेल्स हो गए, सेल्स आप सबको पता है कि उनके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह, ठीक है, सबने पढ़ रखे हैं वो। उसके अंदर हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये सब प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर। तो अब उनको प्रोटेक्ट भी तो करना है, ठीक है। तो जो बाउंड्री, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह बनी होती है वो हमारी बाउंड्री है सेल की, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने का काम जो हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस में उनमें ही आता है वो, ठीक है। या फिर हमारे जो स्किन के अंदर, स्किन ने जिसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है पूरी बॉडी को, तो वो भी बाउंड्री है एक तरह की, ठीक है। तो उसको भी मेंटेन करने का काम हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस में ही आता है। तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेगा कौन, जो हम न्यूट्रिशन बॉडी को देते हैं वो उसको स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। जितना अच्छा आप फूड खाओगे, जितना अच्छा आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जियोगे, तो उतनी अच्छी वो बाउंड्रीज बनेगी और उतनी अच्छी आपकी फिजिकल फिटनेस होगी, उतनी अच्छी आपकी मेंटल फिटनेस होगी, क्योंकि जितना अच्छे से बॉडी वर्क कर पाएगी उतना ही अच्छे से वो आप रह पाओगे ना, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, सेकेंड थिंग क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे कि अगर मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, तो एक तरह का ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ धकेल रहा हूँ तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये मैंने दिमाग में सोचा कि मुझे इसको पीछे धकेलना है, तो मैं इसको ऐसे हाथ लगाऊंगा और पीछे की तरफ धकेल दूँ, ये एक तरह का रिस्पॉन्स है, ठीक है। या फिर आपने किसी जैसे अनजाने में कई बार क्या होता है कि हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देते हैं, ठीक है,
बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो गर्म चीज़ हाथ लगाया, अब हाथ गर्म चीज़ पे लगा, ठीक है। देन आफ्टर उसका जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक गया, ब्रेन ने वापस एक रिस्पॉन्स में सिग्नल भेजा जो कि ताकि हमारा हाथ जो है वो हट जाए। अगर वो सिग्नल कहीं पे इंटरप्ट हो जाता है तो हमारा हाथ जो है वहीं पे रह जाएगा और वो जल जाएगा। तो इस सिग्नल को मतलब इस प्रोसेस को कहेंगे हम रिस्पॉन्सिवनेस। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, यानी कि मतलब वो ईजिली इरिटेट हो जाते हैं कुछ भी चीज़ से, ठीक है। अगर मैं इस पेन को उठा रहा हूँ ना तो इसका सिग्नल जो है मेरे ब्रेन तक जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे न्यूरॉन्स जो है वो इरिटेट हो रहे हैं। तो क्या मुझे इरिटेट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि तभी वो जिंदा रहेंगे, मतलब जिंदा तो क्या, मतलब वो एक्टिव रहेंगे, ठीक है। जितना हम काम करते रहेंगे उतना हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। ये नहीं है कि अगर मतलब हाँ ये भी नहीं है कि आप रेस्ट ना करो, ये बहुत रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है कि कैसे वो काम करता है? वैसे मैंने कहा था कि एक सिग्नल कहाँ पे यहीं पे रहता है, एक सिग्नल गया, ठीक है, और एक सिग्नल आया। कहाँ से गया? मान लो यहाँ पे न्यूरॉन है और यहाँ से ऐसे मैंने टच किया तो सिग्नल गया कहाँ पे? ब्रेन पे, और ब्रेन से ही सिग्नल वापस आया, ठीक है। तो ये कहाँ से कैसे हो रहा है? जो सिग्नल को लेके जाएंगे वो होंगे हमारे एफरेंट न्यूरॉन, और जो सिग्नल को मतलब जो रिस्पॉन्स को लेके आएंगे ब्रेन से, जहाँ पे स्टिमुलस है, जहाँ पे मतलब जिस जगह पे स्टिमुलाई आया है यानी स्टिमुलस आया यानी कि जहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा या फिर जहाँ से हमने सिग्नल को भेजा है उस पॉइंट को हम कहेंगे स्टिमुलस, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा स्टिमुलस हो गया, ठीक है, और यहाँ से जब रिस्पॉन्स आएगा ब्रेन से, ये हमारा चलो ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है। वैसे ब्रेन नहीं होता ये, मेनली जो हमारा मतलब ब्रेन के काफ़ी सारे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं वो सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। तो वो ब्रेन से सिग्नल जो आएंगे उनको कौन कहेंगे? इफरेंट रम, एक एफरेंट और एक इफरेंट, ठीक है। एफरेंट जो सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन तक, इफरेंट जो ब्रेन सिग्नल लेके आएगा, सिंपल सा है। देन आफ्टर डाइजेशन, रिस्पॉन्सिवनेस के बाद हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन क्या है? जो हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डाइजेस्ट नहीं करोगे तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा जो भी आपने खाया है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने जैसे डाइजेस्ट अगर खाना नहीं हुआ है तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। मतलब डाइजेशन का मतलब बेसिक जो मतलब होता है वो यही होता है ना कि हमारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जैसे कार्ब्स अगर हमने खाए हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए हैं, और ग्लूकोज जो है फर्दर चला गया है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने के लिए, ठीक है। हमने प्रोटीन्स खाए हैं, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो गए हैं स्मॉल पार्टिकल्स में और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। देन आफ्टर आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो आप सबको पता है कि दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि वो दो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। तो इस एग्जाम्पल्स क्या आ सकते हैं? फूड का ब्रेक डाउन जो है वो कैटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हम सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स देंगे। एंड एनाबॉलिज्म में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जो छोटे छोटे हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन होके एक प्रोटीन बना रहे हैं फुल बड़ी लेंथ वाला, तो वो हो गया हमारा एनाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी, तो ये होगी हमारी मेटाबॉलिज्म। देन आफ्टर एक्सक्रीशन, अब जो हमने खाया है उसमें से न्यूट्रिशन हमने सारा निचोड़ लिया है अच्छे से, उसके बाद जो वेस्ट बचा है उसको भी निकालना ज़रूरी है। एंड एक्सक्रीशन इज ऑफ टू टाइप्स, विच इज़ अनडिजॉल्वेबल एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट एक्चुअली, ठीक है, फीसिस जिसको हम बोलते हैं, एंड अदर इज यूरिनरी, जो हमारे यूरिन है, ठीक है, वो लिक्विड जो डिजॉल्वेबल इन वाटर है, वो एक एक्सक्रीटा हो गया, ठीक है।
तो एक्सक्रीशन ये 2 टाइप के हो गए, एक फीसिस हो गया, एक यूरिन हो गया। फीसिस हमारा एनएस के थ्रू होता है और जो हमारा यूरिन है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू पास आउट होता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अपना मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो अगर देखा जाए तो सेल्स के बीच में भी होता है, नॉट जस्ट कि हम स्पर्म्स और एग्स को लेके जाइगोट बना रहे हैं, वो तो एक जैसे ऑफस्प्रिंग को जनरेट करना हो गया, बट ऑल्सो जैसे हमारे जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर सबको पता है कि आरएनए या डीएनए वगैरह होते हैं, ठीक है। तो डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, ये भी आपको पता है। अगर जितने जो मेडिकल फील्ड वाले हैं, जिनके पास 12th में मेडिकल था, बायोलॉजी था, उनके पास भी, उन सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब कि ये एक डीएनए है तो इससे 2 डीएनए बन जाते हैं, ठीक है। तो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के इस मेथड इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए है ये इस सेल को डिवाइड कर देता है 2 डिफरेंट सेल्स में, मतलब सिमिलर फंक्शन वाले 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है। इनको कहते हैं हम डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलग इससे अलग होता है हमारा जो मेल और फीमेल वाला रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है मदर की यूट्रस में, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस होगा। देन आफ्टर ग्रोथ किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि बॉडी की जो ऐसे साइज ग्रोथ है, हाइट ग्रोथ है, या नंबर ऑफ सेल्स की ग्रोथ है, या फिर हम कह सकते हैं कि मसल्स ग्रोथ है। किसी भी टाइप की जो ग्रोथ है वो हमारी लाइफ बेसिक लाइफ प्रोसेस में ही आती है, ठीक है। हम अगर ग्रो कर रहे हैं, जैसे हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, देन आफ्टर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, देन आफ्टर हम बुजुर्ग भी होते हैं, तो वो एक ग्रोथ ही है, ठीक है। तो ये सब हो गई हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस। अच्छा, वैसे सर्वाइवल जो हमारी नीड्स क्या क्या रहती है, सबसे पहले हमें चाहिए न्यूट्रिशन जो हमें खाने से मिलता है। देन आफ्टर हमें चाहिए ऑक्सीजन विच इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है विच इज़ एरोबिक रिएक्शन, एंड उसमें अगर किसी भी रिएक्शन में से हमारे एनर्जी जो रिलीज होती है जिस रिएक्शन में, बेसिकली मोस्टली जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन में ऑक्सीजन की नेसेसरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा वाटर, वैसे वाटर जो हमारे वो उसमें में आ जाता है, क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स में, बट कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसको अलग से भी कंसिडर किया जाता है। तो वाटर हो गया एक सर्वाइवल नीड्स में जो हमारी ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा मेरे ख्याल से जो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक दो कुछ एक टॉपिक्स एक पॉइंट्स जो रह गए होंगे वो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे भी पता चल जाएंगे। एंड देन आफ्टर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज़ वेरी नेसेसरी टॉपिक, विच इज़ वेरी मतलब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके थ्रू हम रेगुलेट करते हैं हमारी नॉर्मल बॉडी कंडीशंस, ठीक है। वो कैसे? इस टॉपिक का नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस होता है बॉडी का, वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशंस को प्रोवाइड करता है। कि जैसे अभी आपको बुखार मान लेते हैं कि किसी को हो गया, ठीक है, ठीक है, तो बुखार को जैसे टेम्परेचर बुखार में क्या होगा, एलिवेट करेगा। तो अब बुखार एक रीज़न की वजह से हुआ है, कोई आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन पार्टिकल या कोई कुछ चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से एडवर्स रिएक्शन में आपको फीवर हुआ है। अब वो फीवर तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वैसे तो, अगर बात करें तो सही से, तो वो क्या करेगा कि उस टेम्परेचर इंक्रीज करके, अगर जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है तो हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए बुखार कॉज हुआ है। होम्योस्टेसिस का काम क्या है कि वो जैसे कोई स्टिमुलस आया है कि
बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो होम्योस्टेसिस उसको कम करने का काम करेगा, यानी कि इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट करने का काम करेगा, नॉर्मल करने का काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करता है? इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारा रिसेप्टर, जहाँ से सिग्नल जाएगा, कहाँ पे? कंट्रोल सेंटर पे, और कंट्रोल सेंटर से जो रिस्पॉन्स है वो आएगा, और वो कहाँ है? इफेक्टर जो है, ठीक है, इफेक्टर सिग्नल कह सकते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि रिसेप्टर, जैसे कि मान लो कोई भी न्यूरॉन ने पता लगाया कि भाई बॉडी का जो टेम्परेचर है या ब्लड प्रेशर है या कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, वो एक्सेस में हो रहा है या बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है, ये उन्हें पता लगाया। तो रिसेप्टर, स्टिमुलस ने रिसेप्टर के पास इंफॉर्मेशन दी कि भाई ये हो रहा है बॉडी के अंदर। वो रिसेप्टर जो है, मैंने आपको बताया था, एफरेंट सिग्नल लेके जाएगा जो ब्रेन की तरफ। तो ये हमारा जो एफरेंट न्यूरॉन है वो रिस्पॉन्स, मतलब जो सिग्नल है वो लेके गया कंट्रोल सेंटर के पास, विच इज आर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का? जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। इस जगह पे जो हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो कंट्रोल सेंटर जो है हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये रेगुलेट करता है होम्योस्टेसिस को। ठीक है, कंट्रोल सेंटर यानी कि हाइपोथैलेमस से फिर जो रिस्पॉन्स है वो इफेक्टर न्यूरॉन्स लेके जाएंगे स्टिमुलस तक, जहाँ से मतलब वो सिग्नल आया था उस जगह पे वो रिस्पॉन्स है वो जाएगा किसके थ्रू? इफरेंट नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो उस या तो एलिवेशन को या उस जो कम हुआ था, जो भी मतलब सिग्नल आया था, उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो ये एक तरह का स्टेबलाइजर मैकेनिज्म है। अच्छा, ये 2 टाइप होता है, ये होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो उसको बढ़ाएगा, नहीं, एक्चुअली वही इसका ये मतलब, सॉरी, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि उसको बढ़ाएगा। जैसे कोई चीज़ कम हो रही है, या जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो एकदम से ड्रॉप हो गया, कम हो गया, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? उसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? जो कोई चीज़ बढ़ी हुई है, लाइक जैसे बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, या ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर हमारा रिस्पॉन्स भेजेगा कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको कम करो। तो नेगेटिव फीडबैक डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा होगा होम्योस्टेसिस, और इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये हमारा स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म है। अब एक कंडीशन होती है होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस। अब अगर ये इम्बैलेंस हो गया, मान लो कह सकते हैं कि अगर बाई चांस ये हमारा होम्योस्टेसिस जो है वो इम्बैलेंस हो गया, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा? बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना पावर ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपकी नॉर्मल बॉडी कंडीशंस को इफेक्ट होगा, कि जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो बढ़ता ही रहेगा, या वो ब्लड प्रेशर जो घट रहा है वो तो वो घटता ही रहेगा, ठीक है, उसको कोई फीडबैक मैकेनिज्म ठीक नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से आपको सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपका होम्योस्टेसिस काम नहीं कर रहा है ठीक से। ठीक है, तो ये था इसमें फर्स्ट चैप्टर में। अच्छा, इसमें एनाटॉमिकल टर्म्स हमारी रहती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब एक प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो बना देंगे हम एनाटॉमिकल टर्म्स के ऊपर। जो एनाटॉमिकल टर्म्स होती है, मैं थोड़ा सा उसका बेसिक दे देता हूँ। एनाटॉमिकल टर्म्स में हम जैसे कि डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो ज़रूरी हैं फर्दर स्टडीज़ में आपकी, ठीक है, जो काम आएगी आपके, उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अगर जैसे उनको पता है कि मेनली क्या होता है कि नॉर्मली उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। आज से जैसे ये हाथ है हमारा, ठीक है, इसको हाथ ही कह रहे हैं हम, स्टार्टिंग से हाथ ही कह रहे हैं, हैंड है, हाथ है जो है,
ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म्स में डिफरेंट नाम चेंज हो जाते हैं, मतलब जैसे नाम इनके जो चेंज होते हैं। अब हैंड को मैनस कहते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स में, ठीक है। तो आज तक तो हाथ ही चलता था भैया, आज मैनस कहते हैं इसको। कैसे ऐसे कैसे नाम बदलते बेचारे का, हाँ। तो ये तो गलत बात है ना। बट एनाटॉमिकल टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि फर्दर जब आप इनको और डिटेल्स में पढ़ोगे तो इनको कंप्राइज करने के, मतलब या कंडेंस करने के काम आएंगे वो टर्म्स, आपको बहुत काम आएंगे, मतलब ज़रूरी है, पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। थैंक यू।